الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum, dear students. Today I will explain you about class 7 science topic, which is oscillation and waves. To describe this topic, we will see the figure. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक टावर को जिस पर मुख्तलिफ किस्म की डिस्क को लोकेट किया गया है। बेसिकली इस टावर को क्यों लोकेट किया जाता है, क्यों लगाया जाता है और इस पर लगी हुई डिस्क क्या काम करती हैं। ये टावर हमें अपने घरों के इर्द गिर्द मुख्तलिफ बिल्डिंग्स पर नस्ब दिखाई देता है। इन टावर का मकसद माहौल में ऐसी वेव्स को स्कैटर्ड करना है जिनके जरिए हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को गुजारने के लिए चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेव्स माहौल में मुंतकिल होकर हमारे मोबाइल्स और टीवी वगैरह या रेडियो वगैरह जैसे डिवाइसेस के जरिए सिग्नल्स की सूरत में रिसीव करके और हमें फायदा पहुंचाने का बाइस बनती है। Now we will explain question answer of the chapter. Question number 1. What is an oscillation and period? Oscillation जिसे इर्तियाश और पीरियड जिसे दौरी वक्फा भी कहा जाता है बेसिकली है क्या? Firstly, oscillation. The to and fro movement is called oscillation. किसी भी जिस्म की दाएं बाएं या अपने मरकज के आगे पीछे हरकत को ऑसिलेशन या इर्तियाश कहा जाता है, जिसे हम अपनी डेली रूटीन में पेंडुलम क्लॉक से भी वाजे कर सकते हैं। इसके अलावा स्विंग मूवमेंट या झूले की हरकत या एक बेबी की हरकत जो अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे हरकत कर रहा है, या हम रॉकिंग चेयर की एग्जाम्पल से भी इस बात को वाजे कर सकते हैं। नाउ पीरियड. What is period? The time taken for one complete oscillation is called period. वो वक्त जो एक oscillation को करने के लिए दरकार हो उसे पीरियड का नाम दिया जाता है। जब एक पेंडुलम को अपने मेन पोजीशन से मूव किया जाता है तो वो अपनी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए हाफ सेकेंड लेता है, जिसे उसका पीरियड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2. What is meant by frequency of an oscillation? हरकत करते हुए जिस्म की या ऑसिलेट करती हुई बॉडी की फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? The number of oscillation that are completed in 1 second is called frequency of oscillation. एक सेकंड में जितनी भी दफा कोई हैंगिंग बॉडी ऑसिलेशन या वाइब्रेशन करेगी उन नंबर्स को, उन टोटल नंबर्स को फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेशन भी कहा जाता है। या फिर दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि एक सेकंड में या हर सेकंड में पास होने वाली वेव्स को
फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेशन भी कहा जाता है। जैसे कि इसे फॉर्मूले से बताया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 पीरियड। जबकि फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, जिसे एग्जैक्ट से जाहिर किया जाता है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड या ईटा क्या है? बेसिकली एम्पलीट्यूड द एक्सट्रीम और द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन और मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड को समझने के लिए इस डायग्राम को देखा जा सकता है। इस डायग्राम में सेंट्रल पोजीशन या रियल पोजीशन को वाज़ेह किया गया है। जैसे ही इसे मूव किया जाता है या ऑसिलेट किया जाता है तो ये अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर चला जाता है। सेंट्रल पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन का जो डिस्टेंस है, जो फासला है, उसे एम्पलीट्यूड का नाम दिया जाता है। बेसिकली जब किसी भी पेंडुलम को उसकी सेंट्रल पोजीशन से मूव करवाया जाता है तो वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है। ये एनर्जी बेसिकली लॉस होने की वजह या रीजन फ्रिक्शन और उसका साइज है, जो कि उसकी ऑसिलेशन पर डिपेंड करते हैं या असरअंदाज होते हैं। ये एनर्जी उस वक्त तक लॉस रहती है या लेस रहती है जब तक कि हरकत करता हुआ पेंडुलम अपनी रियल पोजीशन पर वापस नहीं आ जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेव एंड वेवलेंथ? बेसिकली वेव और वेवलेंथ क्या है? वेव बेसिकली डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में पैदा होने वाली डिस्टर्बेंस की वजह से जो चीज प्रोड्यूस होती है एक पर्टिकुलर वे में, उसे वेव का नाम दिया जाता है, जो कि ऑसिलेशन की वजह से पैदा होती है। वेव को देखने के लिए हम इस मिसाल का सहारा ले सकते हैं। हमने एक रस्सी का टुकड़ा लिया और उसे एक पॉइंट से फिक्स कर दिया, जबकि दूसरे एंड को फ्री छोड़ दिया। उस फ्री एंड को हमने मूव करना शुरू किया तो हम ये देख सकते हैं कि वहां पर वेव्स डेवलप हो रही हैं। ना सिर्फ ये, वेव्स को देखने के लिए हम पानी के एक बॉल, भरे हुए बॉल में हम किसी भी चीज को जब ड्रॉप करते हैं तो वहां पर हमें सर्कुलर राउंड डायरेक्शंस में वेव्स नजर आती हैं। इसके बाद वेवलेंथ क्या चीज है? जब वेव प्रोड्यूस होती है तो वेव्स में एक पीक पोर्शन और एक डाउनवर्ड पोजीशन बनता है। एक ऊंची लहर और एक नीची लहर बनती है। लहर का ऊंचा हिस्सा जिसे हम क्रेस्ट कहते हैं, जबकि नीचे वाले हिस्से को हम ट्रॉफ कहते हैं। इन दोनों का बराबर वाले क्रेस्ट और ट्रॉफ का जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ कहा जाता है या तूल मौज भी कहते हैं। इसे लैम्डा से जाहिर किया जाता है, जिसका सिंबल इस तरह से है। नाउ द फैक्टर्स ऑन विच wavelength depend. These are the 3 factors on which wavelength depend. Number 1, mass of the body. पेंडुलम में लगे हुए जिस्म का मास क्या है? Number 2, frequency of the hanging body of the pendulum. Number 3, speed of the body of the pendulum. Now question number 5, differentiate between longitudinal and transverse waves. To differentiate, we will see the table. In longitudinal waves, the direction of the particle are along the axis, in the direction of axis, x-axis, means particles अपने ऑसिलेशन के पैटर्न पर लीनियरली, सीधा आगे पीछे मूव करेंगे। जबकि ट्रांसफर वेव्स में पार्टिकल्स की मूवमेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि एक्सिस के ऊपर या नीचे से होगी।
बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन फॉर्म होता है, जिसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। किसी भी स्प्रिंग को जब आगे पीछे हरकत दी जाती है या वेव्स प्रोड्यूस की जाती है, तो उसमें जो कंजस्टेड पार्ट होता है, जो दबा हुआ कंप्रेस पोर्शन होता है, उसे कंप्रेशन का नाम दिया जाता है, जबकि ओपन एरिया ऑफ द स्प्रिंग को रेयरफैक्शन का नाम दिया जाता है। जबकि ट्रांसफर वेव्स में क्रेस्ट और ट्रॉफ फॉर्म होते हैं। जैसा कि आप इन वेव्स में देख रहे हैं, पीक पोर्शन को क्रेस्ट का नाम दिया जाता है और डाउनवर्ड पोर्शन को, जो कि एक्सिस के नीचे है, ट्रॉफ का नाम दिया जाता है। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मीडियम का स्मूथ होना, उसकी प्रॉपर होना जरूरी नहीं है, जबकि ट्रांसफर वेव्स में मीडियम का स्मूथ होना जरूरी है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को इस डायग्राम की मदद से आसानी समझा जा सकता है। इस डायग्राम को आप अच्छी तरीके से देखिए। पार्टिकल्स की मूवमेंट आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड नजर आ रही है। कुछ पार्टिकल्स आगे की जानिब हरकत कर रहे हैं और कुछ नीचे, लेकिन आपने ये देखा होगा कि ये सेम एक्सिस पे हरकत कर रहे हैं, आगे पीछे हरकत कर रहे हैं, तो इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम दिया जाता है। कुछ हिस्से आपस में कंप्रेस मिल रहे हैं तो वो कंप्रेशन पार्ट को शो कर रहे हैं, जबकि कुछ हिस्सों में गैप बहुत ज्यादा है तो वो रेयरफ्रैक्टेड पार्ट को शो कर रहे हैं। जबकि ट्रांसफर वेव्स को इस डायग्राम की मदद से डिस्क्राइब किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ आपको ऊपर नीचे, कुछ एक हिस्सा आपको उभरा हुआ नजर आ रहा है और ये ऊपर नीचे हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो अपर पीक पोर्शन बनेगा, इसका लूप बनेगा, उसे हम क्रेस्ट का नाम देंगे, और जो डाउनवर्ड पोर्शन बनेगा उसे, जैसे सांप की हरकत होती है या रूप की हरकत होती है, या हम जंजीर को एक जगह से फिक्स करके दूसरी जगह पर मूव करेंगे, तो ये ऊपर नीचे जो हरकत होगी, परपेंडिकुलर जो मूवमेंट होगी, जिसमें क्रेस्ट और ट्रॉफ फॉर्म हो रहे हैं, तो उसे ट्रांसफर वेव्स का नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द गिवन टेबल। इस टेबल को हमें मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से स्पीड को कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत है। ये फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, यानी कि कोई भी जिस्म कितने टाइम में ऑसिलेट करेगा और उसका जो डिस्टेंस है क्रेस्ट और ट्रॉफ का, वेवलेंथ, वो कितनी है। इन दोनों की मदद से हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टेबल में मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 को लिया है। फ्रीक्वेंसी 8 है, उसकी वेवलेंथ 4 है, तो मेरे पास इन दोनों का मल्टीपल आता है 32। अब अगर मैं इसको एग्जाम्पल नंबर 1 पे सेट करूं तो मेरे पास 32 आंसर स्पीड सेम कैसी आनी चाहिए। अगर किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी 16 हर्ट्ज है और उसकी वेवलेंथ 2 है, तो 16 2 जा 32। और अगर मैं पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करूं, फ्रीक्वेंसी अगर 32 हर्ट्ज है तो वेवलेंथ इसकी 1 हर्ट्ज होगी, और इन दोनों का मल्टीपल 32 हर्ट्ज 32 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन। आवाज की जो बुलंदी है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, और बेसिकली ये लाउडनेस है क्या, बुलंदी है क्या। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय साउंड। ये वो मैग्नीट्यूड है या वो हासिल कीमत है जो हमारी कान सुनने की सलाहियत रखता है, जिस आवाज को हमारी कान सुनने की सलाहियत रखता है। ये बेसिकली इंटेंसिटी या आवाज की शिद्दत पर, मतलब उसकी तवानाई या एनर्जी पर डिपेंड करती है या मुनहसर करती है, जो कि 1 सेकंड में हमें सुनाई देती है। वो फैक्टर्स जिन पर लाउडनेस या बुलंदी डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड, जब किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, जो कि साउंड भी प्रोड्यूस कर रही है, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो उसकी लाउडनेस भी ज्यादा होगी। सरफेस एरिया, अगर वो एरिया जहां पर वो बॉडी वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो ज्यादा होगी तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी। डेंसिटी ऑफ द मीडियम, उस जगह की कसाफत
या उस जगह का भारीपन अगर ज्यादा होगा तो लाउडनेस विल बी ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अबाउट फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ द साउंड इन डेली लाइफ। नंबर 1, इलेक्ट्रिक डोरबेल। बेसिकली बरकी घंटी है क्या चीज? ये हमारे घरों में और स्कूल कॉलेजेस में पीरियड्स के ऑन या ऑफ होने या रिसेस के ऑन या ऑफ होने का पता बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है या किसी को बुलाने के लिए भी बजाई जाती है। बेसिकली टाइम की शॉर्टेज की वजह से और हमारे काम को आसान कर देती है, जो कि जदीद दौर की एप्लीकेशंस में शामिल है। ये किस तरह से वर्क करती है? जैसे ही बरकी घंटी के बटन को या इलेक्ट्रिक डोरबेल के बटन को प्रेस किया जाता है, सर्किट क्लोज हो जाता है और करंट सोलेनॉइड में फ्लो करना शुरू कर देता है। बेसिकली सोलेनॉइड है क्या? सोलेनॉइड अगर किसी भी लॉन्गिट्यूडनल रॉड पर कॉइल को, वायर को लॉन्गिट्यूडनली रैप किया जाएगा, लपेटा जाएगा और उसमें से करंट पास किया जाएगा तो उसे सोलेनॉइड कहते हैं। जैसे ही सोलेनॉइड फील्ड में से करंट को पास किया जाता है, जो कि बरकी घंटी के सर्किट में मौजूद है, इसमें लगा हुआ हैमर इर्तियाश या वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, जो कि उसमें लगी हुई प्लेट से टकराकर आवाज को प्रोड्यूस करता है और ये आवाज जब तक प्रोड्यूस होती रहती है जब तक कि हम बटन को दोबारा से प्रेस ना करें। नंबर 2, सेफ्टी अलार्म्स या हिफाजती अलार्म्स का नाम भी दिया जाता है इसे। हमारे माहौल में या इर्द गिर्द एतराफ कोई भी ऐसी गैर ममनुआ चीज होने वाली हो जिससे हमें खतरा लाहक हो, तो उससे बचने के लिए फौरी तौर पर सेफ्टी अलार्म्स यूज किए जाते हैं। ये घरों में भी यूज किया जाता है, बल्कि स्कूल्स में, ना सिर्फ घरों में बल्कि स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह में भी यूज किया जाता है। ये इंफ्रारेड वेव्स पर काम करता है, जो कि हमें साउंड की सूरत में सेंसर के जरिए ये बताती हैं कि अब यहाँ पर कोई मुसीबत या मसला आने वाला है। नंबर 3, स्मोक डिटेक्टर्स। आग अगर कहीं लग जाए तो वो कैसे सेंस करेंगे या हमें पता चल जाएगा, सायरन बजना शुरू हो जाएगा। बेसिकली स्मोक डिटेक्टर्स 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट करते हैं, एक सेंसर और एक हॉर्न। ये सेंसर सेंस कर लेता है कि भाई हाँ, यहाँ पर आग का धुआं या फिर कोई ऐसी गैर ममनुआ सूरत हाल हो गई है, जिसकी वजह से जैसे ही वो डिटेक्ट कर लेता है, डिटेक्ट करने के बाद वो एक लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है ताकि उस जगह को जहां पर ये खतरा लाहक है खाली किया जा सके। नंबर 4, टेलीविजन। ये आप लोगों के लिए और आजकल हर किसी के लिए बहुत ही एक मामूली सी बात है। ये टेलीविजन सेट बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर देता है इमेज फॉर्म करने में। ये टेलीविजन स्टेशन ब्रॉडकास्ट करता है डिफरेंट प्रोग्राम्स को। ये डिफरेंट प्रोग्राम्स रेडियो फ्रीक्वेंसी पर वर्क करते हुए हमारे टेलीविजन सेट के पास आते हैं। वो टेलीविजन सेट इन सिग्नल्स को रिसीव करके और इमेज की सूरत में हमें डिफरेंट प्रोग्राम्स, तफरीही प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ खबरें और इत्तलात देने में मददगार साबित होता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू।